फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डेरा गाजी खान की तहसील तोसा की यूनियन कौंसिल मोरजंगी, मोज़ा है पत्तीखर और काजमी चौक पर मैं मौजूद हूँ। इससे पहले हमने आपको साउथ पंजाब से अपडेट किया, अब हम आपको तोसा के हालात दिखा रहे हैं। कल हम बस्ती कुकरा में मौजूद थे, आज जो सैलाब से तबाहज़दा बस्तियाँ हैं उससे मुतालिक भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जनूबी पंजाब के साथ एक अजीब मामला है। अगर आप इंडस हाईवे पे टूवर्ड सिंध जाएँ तो ये पूरा खिता राइट साइड पे इसको बलूचिस्तान से कोहे सुलेमान से आने वाली रोदकोइयाँ मारती हैं, वहाँ से सैलाब आता है। और लेफ़्ट साइड से ये दरियाए सिंध है जिसमें तकरीबन आज भी 6 लाख क्यूसिक का ये पानी गुजर रहा है। 6 लाख क्यूसिक का रैला यहाँ से गुजर रहा है और ये एक्चुअल दरिया नहीं है। मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, मेरे कैमरामैन हारून अगर आपको दिखा सकें, मेरे राइट जानिब ये वो इलाका है जिसको हम मज़ाफ़ाती इलाका कहते हैं और यहाँ पे अब ये पानी आ चुका है। और इस पानी के साथ अगर हारून मज़ीद अपने राइट पे जा सकें, मेरे राइट पे जा सकें, तो वहाँ पे आप ये देखिए कि ये आबादी है और इस आबादी में लोग अभी तक घरों में मुकीम हैं। ये जो मकीन हैं इनका ये कहना है कि अभी तक ख़तरा नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए तकरीबन 1 फीट का फासला रह गया है पानी के इस आबादी में दाखिल होने से। लेकिन ये लोग यहाँ बैठे हैं, इसी तरह वो बच्चे भी सामने बैठे हैं, इनके लिए कोई ये ख़तरा महसूस नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब मेरी जो लेफ़्ट साइड का मंज़र है वो भी मैं आपको दिखाऊँ। अगर आप मेरी लेफ़्ट साइड पर देखिए, मेरे अक़ब में मौजूद ये एक कश्ती है और इस कश्ती को मकामी ज़बान में ये लोग बेड़ी कहते हैं। और ये कुछ लोग हैं जो रेस्क्यू एहलकारों ने वहाँ से निकाले हैं और अब ये यहाँ इस तरफ आ रहे हैं। ये बेड़ी एक बड़ी ट्रेडिशन भी है, मखसूस लकड़ी से ये बनती है। एक बहुत बड़ा इसमें इंजन आप देख रहे हैं, ये नस्ब है और इसके ज़रिए ये लोग यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इनकी होती है, नकलो हरकत करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ, ये पत्तीखर के मौज़े में, ये पीछे 13 किलोमीटर बाद लैया आ जाता है और ये दरियाए सिंध सारा लैया का भी यही मंजर है कि ये सारे का सारा जो दरियाए सिंध है इसी तरह उसने भी मज़ाफ़ाती इलाकों को डबो रखा है। अभी जो बड़ा पेट है दरियाए सिंध का वो इससे पीछे है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक किसी तरह पहुँच सकें, लेकिन इसके लिए हम पैदल नहीं जा सकते हैं, हमें सहारा लेना पड़ेगा कश्तियों का। और हम रेस्क्यू 1122 की जो एक्टिविटीज़ हैं मैं उस पर भी बात करूंगा। रेस्क्यू का प्रोसेस तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ये सैलाब की प्रेडिक्शन के बायस जो रेस्क्यू के मुख्तलिफ फेजेज़ हैं, मैं चाहूँगा कि तौसा के अंदर जो रेस्क्यू एक्टिविटीज़ हुई हैं वो क्या हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आया बनिस्बत डीजी खान, बनिस्बत राजनपुर, यहाँ रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू की बोट्स निस्बतन मुझे कम देखने को मिली। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। रेस्क्यू एंड रिलीफ से मुतालिक मैं आपको बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल मरियम नवाज साहिबा यहाँ आई थी। कुछ लोग नाला थे कि मरियम साहिबा आई, उन्होंने बात नहीं की, सिक्योरिटी वजूहात बताई गई इसलिए वो जल्दी चली गई। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ के मकामी लोगों से और जो मुंतज़मीन थे जलसे के कि आखिर ऐसा क्या हुआ। बहरहाल वो देखिए आप हारून अगर आप दिखा सकें कि ये लोग ये दरिया में से सफ़र करके आ रहे हैं, ये अपना सामान अपने सर पे बांधे हुए और तकरीबन इनके चेहरे बाहर हैं, बाकी ये डूबे हुए हैं और ये दरिया में से सफ़र करके आ रहे हैं। इसी तरह मैं अपने अक़ब में आपको दिखाऊं तो ये जो सड़क है, ये जो लैया को जाती है, लैया यहाँ से 13 किलोमीटर है, ये सड़क दरिया के अंदर है और ये सड़क मौजूद है। मैं इसी सड़क पे खड़ा हूँ, मेरे से चंद मीटर के फासले पे ये सड़क डूब चुकी है और इसका वो बंद भी टूट चुका है। बहरहाल अब हम बोट के ज़रिए एक और इसका राउंड अप लेंगे, फिर हम आपको अपडेट करते हैं। मेरे साथ आइए। मैं बोट पर बैठने को तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। मेरे अक़ब में देखिए ये लोग हैं और ये ड्रम जो इन साहब के हाथ में है, ये इन्होंने जुगाड़ के तौर पर इस्तेमाल किया है ताकि इनको फ्लोट करता रहे। जिस तरह अमूमी तौर पर आपने देखा कि लोग पानी में तैरते हैं और वो टायर ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं उसमें हवा भर के, ये लोग इस ड्रम को इस तरह इन्होंने इस्तेमाल किया और ये तभी इतना स्मूथली यहाँ से आ रहे थे। इन लोगों से बात करते हैं, ये कहाँ से आए हैं और इनके घर किधर हैं। कहाँ से आए जी आप? बेटी जो ऐसे भाई, बेटी जो माल दो वापसी करने पे हैं। अच्छा, ये तो माल तरा के तो घर किधर है? घर इत्थे दरिया दे विच नाल तुसी गाने भी सुन रहे हो? मोबाइल चलदा पे भाई। अच्छा, नाल दरिया च गाने भी सुनते आए हो? ना गाने नहीं, वो काल आंदी पई है। बड़े दुखी गाने लाए ने तुसी। हां क्या ते घर किथे सी तुहाडा? घर
घर साडा ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਘਰ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਇਹ ਟਾਈਮ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਅੱਛਾ हाँ बाल बच्चे इनते कट रहे जैसे माल इतना बधी पे वो मर्दन उडो वाला इनते को बाल बच्चे भाई इडे आंद वैंदे सारी ਅੱਛਾ जय जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਦਫਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ इस आता दफा आगे कटाने आगे तो सरकार बैठ रहे हैं है? ठीक है ये जी ये यहाँ पे अंदाज़े ज़िंदगी और ये जरा ये ड्रम दिखाएं ये जुगाड़ है ये फ्लोट के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल किया और इसके सहारे ये दरिया अबूर करके आए हैं कह रहे नहीं हाउ अब ये मज़ीद आबादियाँ और इसके साथ कितनी आबादियाँ हैं जो पत्ती घर की हैं जो यहाँ पे डूबी हुई हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। रेस्क्यू 1112 से हमने रिक्वेस्ट की और अब बोट पे हम सवार होने लगे और तौसा में ये पहली बोट है जिसमें मैं दरिया में जा रहा हूँ। इससे पहले राजनपुर में और बाकी इलाकों में हमें बोट के अलावा कोई चारा नहीं था आबादियों तक जाने के लिए। आइए हम बोट पे बैठ चुके हैं और यहाँ से हम एक और मौजे पे जाएंगे और वहाँ भी आबादी मौजूद है। ये दरियाई सिंध है जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। इससे पहले जितना हमने बोट्स के ज़रिए आपको अपडेट किया जो हमारे प्रोग्राम में चला 92 न्यूज़ पे मेरी टीम मेरे साथ जो मौजूद थी, हम ऐसी जगहों पर गए बोट्स के ज़रिए कि जहाँ पे प्रैक्टिकली ज़मीनी राब्ता कोई नहीं था, लेकिन वो आबादियाँ थी और वो सैलाब ज़दा इलाका था जो रूद कोइयों का पानी था जो कोहे सुलेमान से आया था। अब मैं इस वक्त दरियाई सिंध में मौजूद हूँ और ये मैं दरियाई सिंध का मज़ाफ़ाती इलाका है और इस मज़ाफ़ाती इलाके में बहुत सी बस्तियाँ मौजूद हैं। यहाँ पे देखा कि कल शाम से बल्कि परसों से ही हम जब यहाँ से मौजूद हैं तो लोग अपने जानवर निकालना शुरू हो गए थे। लोगों ने अपने जानवर, अपनी फैमिली, अपने बच्चे यहाँ से निकाल लिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी इन मोज़ाजात पर मौजूद हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे मोज़ापती घर है और मेरे राइट साइड पे मोज़ा ढाग मेरे राइट साइड पे है और ये दरियाए सिंध में से हम जा रहे हैं और मेरे एडजेसेंट ये बिल्कुल पानी के अंदर सड़क है। ये सड़क 13 किलोमीटर लैया तक जाती है। यहाँ पे अभी भी रेस्क्यू एक्टिविटीज़ जारी हैं। हमारे साथ तौसा तहसील के रेस्क्यू इंचार्ज इंजीनियर इमरान साहब मौजूद हैं। इमरान साहब से हम बात करेंगे। इमरान साहब ये बताइए कि इस तौसा के अंदर ये सैलाबी माहौल कब से है और ये रेस्क्यू एक्टिविटी का कौन सा मरहला है और कितने मराहिल आप पूरे कर चुके हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। ये बेसिकली अब तीसरा फेज़ चल रहा है। ये फेज़ 1 स्टार्ट हुआ था 24 जुलाई से, जो अब अगस्त चल रहा है। अब हमारी जो करंट पोजीशन है वो ये है कि जो हमारे फ्लैश फ्लड था, फ्लैश फ्लड हमारा ख़त्म हो चुका हुआ है और अब हम चल रहे हैं रिवराइन बेल्ट की तरफ। जिस तरफ अब हम जा रहे हैं ये आगे सारा इंडस रिवर है, जिस पानी में हम चल रहे हैं नीचे रोड है आपके सामने है और ये सारा रिवर इंडस रिवर का पानी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। तो अब 1 माह से ज़्यादा हो गया है जब से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। इस 1 माह के अंदर हमने फेज़ 1, फेज़ 2 और ये करंट फेज़ 3 के अंदर टोटल 23,373 बंदा सिर्फ तौसा तहसील में ट्रांसपोर्ट किया है सेफ जगह के ऊपर। इसी तरह एनिमल इवैक्यूएशन जो है, जो सेफ प्लेसेस के ऊपर इस रिवराइन बेल्ट में से निकाले गए हैं, उनकी तादाद कोई 4713 है और यानी 4313 जानवर आपने बचाए हैं, उनको ट्रांसपोर्ट किया है। अच्छा, एक छोटी सी बात बताएं, हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रेस्क्यू, आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, क्या टेक्निकली ये दोनों मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं? बेसिकली आपने मेरी गुफ्तगू में सुना होगा मैं 2 टर्म यूज़ कर रहा हूँ, एक ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ और दूसरी इवैक्यूएशन कर रहा हूँ। इवैक्यूएशन वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं रेस्क्यू के लिए कि जो फैमिली अंदर ट्रैप्ड बैठी थी उसको इवैक्यूएट हमने किया है, उसको हमने रेस्क्यू किया है। उस फिगर को हम इवैक्यूएशन के फिगर में डाल रहे हैं, जिसका फिगर हमारे पास करंटली जो पहुँच चुका हुआ है वो 16,499 का है। 16,499 का फिगर हम इवैक्यूएट कर चुके हुए हैं और टोटल 23,373 बंदा हम ट्रांसपोर्ट कर चुके हुए हैं इसी रिवराइन बेल्ट में से। सही है, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे मरहले में आप जो हैं वो कौन से इलाके थे? क्या वो रोदकुइयों वाला पानी था जो सैलाब अभी हफ्ता 10 दिन पहले आया? फेज़ 1 एंड फेज़ 2 जो था वो हमारा रोद कोइयों वाला पानी था। उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं लोग, लॉसेस भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, चाहे वो ह्यूमन लाइफ का लॉस हो, एनिमल लाइफ का हो या प्रॉपर्टी लॉस हो। इसके अंदर हम इवैक्यूएशन, क्योंकि ये उस तरह से स्पीड से आता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पानी राइज होता है और लोगों को जो हम टाइमली इन्फॉर्म भी कर देते हैं और इवैक्यूएशन इंश्योर कर लेते हैं। लेकिन आप अभी भी देख रहे होंगे कुछ लोग हैं घर छोड़ना। इस पे हम ज़रा बात करते हैं, हम आबादी में जाएंगे और देखेंगे। और रेस्क्यू के लोगों का ये कहना है कि लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाह रहे होते हैं। ये लोग बीच दरिया के फंसे हुए हैं और पीछे ये आबादी है और ये बड़ी इसकी एब्सोल्यूट एग्जाम्पल है कि ये अपना घर यहाँ से नहीं छोड़ना चाह रहे होते हैं।
ये गालिबन पत्तीखर का मौज़ा है जिसमें अभी तक लोग मौजूद हैं। ये पीछे दरियाई पानी है, ये मज़ाफ़ाती इलाके में आ जाता है और असल दरिया जो है जिससे तकरीबन आज 6 लाख क्यूसिक पानी गुजर रहा है, दरियाए सिंध, वो तोसा के साथ वो अगले मकाम पे है। ये लेफ़्ट साइड पे अगर हारून दिखा सकें तो ये आबादी है और वो लोग अभी भी बिल्कुल दरिया के अंदर चारपाई लगा के एक शख्स बैठा हुआ है और वो बड़ा इस मौसम से महजूज हो रहा है। और ये सड़क है, ये वो सड़क है जो पीछे हमने दरिया के अंदर डूबी हुई आपको दिखाई है। ये 13 किलोमीटर लैया तक जाती है। आप ये देख सकते हैं कि पानी इतना ज़्यादा आ चुका है, लेकिन यहाँ एक इत्मीनान है इस खिते के रहने वाले लोगों में। इनका तर्ज बूदोबाश ऐसा हो चुका है कि अब शायद पानी जब तक सर से ऊपर न चला जाए, और जिस तरह मैंने एक जुगाड़ भी आपको दिखाया कि ड्रम जो है उसको ये फ्लोट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, तो इनके पास जुगाड़ भी बहुत से हैं, लेकिन ये रिस्क है। शायद ज़िंदगी के बारे में हमें थोड़ा शऊर होना चाहिए कि जब ख़तरा सामने आ जाए तो फिर हमें एहतियात करनी चाहिए। ये वो सड़क का हिस्सा अब जो पानी से बाहर था, और अब ये देखिए जो मैं आपको दिखाऊं कि ये सड़क का हिस्सा है जो पानी के अंदर है। ये सड़क दरियाए सिंध के अंदर जा चुकी है। अब जो जनूबी पंजाब है उस पर दरियाए सिंध के सैलाब का ख़तरा मंडला रहा है। इंडस हाईवे के अगर आप टूवर्ड सिंध जाएँ तो राइट साइड पर मारती हैं रूत कोहियाँ, कोहे सुलेमान का पानी, लेफ्ट साइड पे ये दरियाए सिंध का पानी। ये मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं, ये दरिया ही दरिया है। और इस दरिया में आप ये देखिए कि यहाँ एक रस्सी भी बंधी हुई है और इस रस्सी के जरिए ये लोग झूल कर आते हैं। वो देखिए सड़क का वो हिस्सा मेरे राइट जानिब, अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके, वो सड़क का हिस्सा है और उसमें लोग खड़े हैं। ये अभी हमारी जो कश्ती है ये सड़क के ऊपर जा रही है और वो देखिए ये सामने डोरियाँ, ये डोरियाँ बांध के लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर हम उस आबादी में जा सकें किसी तरह और उस आबादी के अंदर का माहौल दिखा सकें कि ये आबादी जो दरियाए सिंध के अंदर मौजूद है, ये दरियाए सिंध के मज़ाफ़ाती इलाके हैं और ये मौज़ा पहाड़ है जो यहाँ पे हम अभी आए हैं। 92 न्यूज़ एक्सक्लूसिवली आपको बता रहा है, हम दरियाए सिंध से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरे इर्द गिर्द दरिया, वो आबादी दरिया के अंदर। अब ये लोग इस इत्मीनान में हैं कि पानी जब चढ़ेगा तो हम निकल जाएंगे, लेकिन बाज़-औक़ात पानी एकदम इतना ज़्यादा आ जाता है कि मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। जी, मैं इस वक्त दरियाए सिंध के अंदर मौजूद हूँ और ये दरियाए सिंध का मौज़ा है, दरियाए सिंध के साथ मुल्हिका मौज़ा है। ये पत्तीखर इसको कहते हैं और इसकी जानिब एक और मौज़ा है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊँ कि ये सड़क है जो दरिया के अंदर डूबी हुई है। ये सड़क दरिया के अंदर डूबी है और अभी ये हमारे रेस्क्यू एहलकार हैं, ये यहाँ मौजूद हैं और ये आप इनका हुलिया देख सकते हैं, ये पानी के बीच में थे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, मेरे अकब में देखिए, मेरे अकब में देखिए एक झोंपड़ी है दरिया के अंदर और उस झोंपड़ी के बीच वो शख्स मौजूद है। अब हम इसको रेस्क्यू करने जा रहे हैं और यहाँ के लोग बाज़-औक़ात इस आबादी के लोग यहाँ से निकलना भी नहीं चाहते हैं। 6 लाख क्यूसिक का रैला आज दरियाए सिंध से गुजर रहा है। ये शख्स, इसको अब हम रेस्क्यू की बोट पे हम मौजूद हैं, हम इसे रेस्क्यू करेंगे। और इस झोंपड़ी में आप देख सकते हैं दरिया के बीच में वो झोंपड़ी लगाए, चारपाई बिछाए, बहुत इत्मीनान के साथ दुनिया और माफिया के गमों से आज़ाद ये शख्स बैठा है। आइए चलते हैं, इसको रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ आइए। हम इसको रेस्क्यू करने जा रहे हैं अभी और हमारी बोट यहाँ पे बंद होगी। ये रीज़न ये है कि ये नीचे जो है, क्योंकि ये पानी दरियाए सिंध आबादी में आ चुका है तो यहाँ पे बोट अब नीचे लग रही है। बहरहाल ये रेस्क्यू एहलकार अब देखिए कि किस जाँ फिशानी के साथ पानी में उतरे हैं। इनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद, अब देखिए यहाँ से इसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। अरशद, नीचे कितना गहरा पानी है और अब कितनी देर तक हमारी बोट निकल जाएगी? देखें सर, पानी बहुत कम है, पानी का बहाव इतना नहीं है, मोटर हमारी बंद हो गई है, इसको हम धक्का लगा के दरिया की तरफ लेके जा रहे हैं ताकि बोट चल सके। अच्छा, ये सड़क के ऊपर बोट बंद हुई है जो सड़क लैया वाली बीच में डूबी हुई है। खैर, हम कोशिश करते हैं जी
वो जो शख्स गमे दुनिया को गमे रोज़गार में शामिल किए बहुत सुकून से बैठा है, उससे बात करनी है। ये आगे जी 2 रस्सियाँ आई हैं और ये देखिए हम इनको क्रॉस कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इज़ नॉट एन ईजी जॉब और ये मेरे मुंह पे भी आगे बड़े ज़ोर से लगी है। खैर नहीं हो, एक और रस्सी है हारून, अगर आप दिखा सकें। अब इसको भी हमने क्रॉस करना है किसी तरह, और ये बड़ी 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 ज़ोरदार रस्सी है और अब की बार में बच गया। खैर नहीं हो, वो शख्स वो जिसके पास हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हम रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देखिए। इसके बाद हम इमरान साहब से जानेंगे कि यहाँ नफ्सियात क्या हैं लोगों की, क्योंकि इस हर खित्ते की अपनी फ़िलासफ़ी है, अपना कल्चर है और अपनी नफ्सियात हैं। एक्सक्लूसिवली हम आपको ये बता रहे हैं। और ये शख्स देखिए, ये बीच दरिया के बैठा है और कोई यहाँ पे इसको देखिए। ये आ गए जी, हम इन साहब के पास आ गए और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किधर बैठे हुए हैं। तो आप खुद अभी खतरे में नहीं है यहाँ, ये बीच दरिया में बैठे, पानी आ जाए क्या करेंगे? इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, रेस्क्यू इंचार्ज हैं। इमरान साहब, ये शख्स ये क्या सेफ बैठा हुआ है? नहीं, ये बिल्कुल अनसेफ है। इस तरह के आपको ढेरों एग्जांपल आगे जाके मिलेंगी। लोग अपनी जगह नहीं छोड़ना चाह रहे। अब उसका मौक़िफ़ जो है वो ये इख्तियार कर रहे हैं वो भाई साहब कि हम जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे ट्रैप्ड थे उनको सेफ इस नदी को क्रॉस करा के हम आगे भेज रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1112 यहाँ पे 4 दिन से मौजूद है। हम मुसलसल इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बारहा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इवैक्यूएट कर। आप इनको ज़रा पहले भी कह रहे थे, दोबारा इनको मकामी ज़बान में कहें। जी भाईजान, तुसा इत्था महफूज कोनवे इत्था महफूज कोनवे तुसा अपनी सेफ जगह तो चले जुलो। बंदे को ट्रांसपोर्ट कराने किते 1112 है पई। अल्लाह पाक दियां रहमतां ढेर होवन, ओंदे उते साकू शक कोई नहीं, लेकिन तुसा मेहरबानी करो इत्थों उठी वजो। अच्छा, उसकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, बहरहाल वो रिलक्टेंट है जी। ये साहब यहाँ बैठे हैं बीच दरिया के, और पहले मैंने आपको जुगाड़ बताया, मंजी ठोक के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये जो मुहावरा है वो बिल्कुल सदाकत आता है। इस शख्स को हमने मनाने की कोशिश की, तौसा के रेस्क्यू इंचार्ज इमरान साहब ने भी कोशिश की, बट ही इज़ रिलक्टेंट। ऐसे बहुत से किरदार हैं, ये यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है और ये बैठा है और ये कह रहा है मैं लोगों की खिदमत के लिए बैठा हूँ। क्या कह सकता है कोई? बहरहाल किसी और मकाम से हम दरियाए सिंध के साथ जो आबादियाँ हैं, जो दरिया जिनके करीब आ चुका है, उनकी तरफ बढ़ेंगे। एक और मकाम से आपको मिलवाते हैं। हम आबादी में अभी जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी हम आबादी में नहीं जा सकेंगे। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनको यहाँ से इवैक्यूएट करना है, इनको यहाँ से बचाना बहुत ज़रूरी है। और आबादी आगे हम आपको दिखाएंगे, जो रेतड़ा शहर तबाह हुआ है वहाँ पे हम पहुँचेंगे। लेकिन ये लोग इशारे भी कर रहे हैं, अगर आप देख सकें, कि हमें यहाँ से निकालें, और इनको इस वक्त बचाना लाजमी है। इनको यहाँ से इवैक्यूएट करना बड़ा ज़रूरी है। इनको यहाँ से हम लेके जाएंगे और उसके बाद पीछे वो देखिए वो आबादी है जिसमें हम जाना चाह रहे थे, लेकिन इस वक्त इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से हम इनको निकाल कर उसके बाद हम चल पड़ेंगे। इन लोगों को हमने रेस्क्यू किया और हम वापस अभी उस मकाम पे जा रहे हैं, काज़मी चौक पे, जहाँ पे अब ये बोट स्टेशन है, जहाँ ये लोगों को पहुँचा रहे हैं। इन बस्तियों के लोग फिर आगे निकल जाते हैं, जहाँ इनके अजीज़ों क़रीब है वहाँ ये पनाह लेते हैं। इसके अलावा ये सुनने में आ रहा है कि सरकारी स्कूल जो हैं, सरकारी इमारतों में भी इनके रहने की जगह बनाई गई है। इमरान साहब से हम आखिरी कमेंट लेते हैं। इमरान साहब, जाना तो हमने आबादी में था, लेकिन अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन में बदल गया। खैर, लोगों की जान ज़्यादा कीमती थी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैजुअलिटीज़ अब तक इन तीनों मराहिल में कितनी हो चुकी हैं? जी, टोटल कैजुअलिटीज़ इन तीनों मराहिल में हो गई हैं कुछ 17। जो फेज़ 1 था उसमें कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं। उसकी वजह ये थी कि वो फ्लैश फ्लड था, लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, और एकदम पानी आया है तो लोग बस बच्चे ही संभालते रह गए, उसके अलावा नहीं संभाल पाए। फेज़ 2 में ये हुआ है कि शुक्र है अल्लाह का कि आवाम भी अलर्ट थी, अवेयर थी, हम भी एक्टिव थे, ज़्यादा थे, पहले से ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे, जिसकी वजह से हमने इस कैजुअलिटी, इस सेकंड फेज़ और थर्ड फेज़ में कैजुअलिटीज़ का नंबर जो है ना बहुत कम देखा है, जो कि 9 है। इमरान साहब, इंजीनियर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये रेस्क्यू इंचार्ज हैं तहसील तौसा के। ये दरिया सिंध का पानी दाखिल तो हो चुका है, खदशा तो है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसकी तबाही बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है।
लेकिन रोदकोई के पानी ने जो तबाही मचाई और रेतड़ा के मकाम को कैसे मुतासर किया, ये आपको वहां से चल के रिपोर्ट करते हैं। हमारे साथ जी, अब मैं मौजूद हूँ टिब्बी कैसरानी के मकाम पे। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ लाई थी। पहले वो यहाँ आई थी, फिर उसके बाद वो नाड़ी में गई थी। और मैं इस बस्ती का मंज़र आपको दिखाऊं कि ये बस्ती किस तरह तबाह हुई है बारिश के पानी से। मेरे अक़ब में आप देखिए, ये वो मकानात हैं, जब पानी आया तो ये बहा के ले गया। और ये कच्चे मकान नहीं हैं, बल्कि ये ईंटों के मकान हैं। इस इलाके में ईंटों के और सीमेंट के मकान, कंक्रीट के मकान, पक्के मकान तस्वुर किए जाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में ये मकान है, ये बाहर उसका वॉशरूम था और ये इसके सामने अभी भी यहाँ पर पानी मौजूद है। पानी आप देखिए कि खड़ा है। ये पानी ज़्यादा हो तो इसमें कश्तियाँ चल सकती हैं, कश्तियों की मदद से ये लोग अपने घरों में जा सकते हैं, लेकिन इस पानी में से अब इन्हें गुजर के जाना पड़ता है। टिब्बा कैसरानी में हम पहुँचे हैं। बस्ती के अंदर हम जा रहे थे कि यहाँ हमने देखा कि इमदाद तकसीम हो रही है। यहाँ जब इमदाद तकसीम होती है तो उस वक्त यहाँ क्या हालात होते हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि वो लोग जो डिज़र्विंग हैं वो अक्सर रह जाते हैं और वो लोग जिनके नुकसानात नहीं हुए वो इमदाद ज़्यादा ले जाते हैं। मेरे साथ आइए, पहले तो हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर वो कौन सी आइटम्स हैं जो ये लोग तकसीम कर रहे हैं और यहाँ जो इमदाद लेने वाले हैं उनके क्या तासुरात हैं, इस पर बात करेंगे। ये आप मेरे अक़ब में देखिए कि लोगों का यहाँ पे जमे गफ़ीर है और लोग यहाँ लगे हुए हैं। ये कोशिश करते हैं जो लोग इमदाद तकसीम कर रहे हैं कि किसी तरह इनकी कतार बनवाई जाए, लेकिन ये लोग लाइन में लगना गवारा नहीं करते। अगर हारून आपको दिखा सकें ये इमदाद तकसीम करने का जो मंजर है, यहाँ पे रस बहुत ज़्यादा है, उसके बाद चने हैं, चीनी है और ये पैकेट्स ये लोग तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पे ये इन लोगों की खिदमत के लिए काम जारी है। भाई आप बताएंगे ये आप किसकी तरफ से आए हैं, कहाँ से आए हैं? सर हम कोई 20-25 दोस्तों ने मिलके ये राशन बनाया है और हम मुल्तान से आए हैं। अच्छा, तो अभी कितनी जगहों पे तकसीम कर चुके हैं? ये हम तकरीबन कोई 200-250 राशन लाए थे और साथ पानी वगैरह चावल वगैरह भी थे, वो तकसीम कर रहे हैं। और ये टिब्बी कैसरानी बस्ती है। इमदाद का मंजर मैंने आपको दिखाया। सबसे पहले जो लोग इमदाद के लिए तौसा में आ रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि जो बाकी जनूबी पंजाब के इलाके हैं, राजनपुर है, फाजलपुर है, रुझान है, वहाँ इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ जो रिलीफ एक्टिविटी है, लोगों के पास राशन मौजूद है। दूसरा एक इस इलाके की खूबसूरती मैंने ये देखी है कि यहाँ जिन लोगों के घर मुतासिर हुए हैं वो किसी अजीज़ो अकारिब के घर में पनाह लिए हुए हैं। ये साहब इस बस्ती के रहने वाले हैं, इनसे पूछते हैं ये पानी कैसे आया, ये तबाही कैसे आई और इसके बाद क्या कोई ज़िला इंतज़ामिया का बंदा, डीसी, एसी, तहसीलदार, पटवारी, कोई सियासतदान यहाँ पहुँचा है, किसी ने एस्टीमेट लगाया है? जी शुक्रिया नुमाइंदा 92। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि यहाँ आप हमारी बैकवर्ड इलाका में तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये 16 दिसंबर को अगस्त को यहाँ सैलाबी रेला आया, बहुत बड़ा सैलाबी लहरा आया। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये मेरा घर है, ये आपके सामने मिलिया भेंट हो गया। 7 बस्ती है, पूरी की पूरी बस्ती उजड़ गई। इतना बड़ा नुकसान हुआ आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। जहाँ तक हुक्मरानों का ताल्लुक है, हमारे नुमाइंदगान ने सिर्फ चक्कर देहात तक तो लगाया है। रिलीफ की 1% यहाँ कोई ना बात हुई है, ना उन्होंने कुछ यहाँ दिया है। ये लेटेस्ट ये सूरत हाल है। सही है। आपका क्या नाम है और ये कब तबाह हुआ घर आपका? सही सारे नाम मोहम्मद उमैर अली है। सही इतना सा 3 भिरा रहंदे से, ठीक है। सही ए सारे बहुत सारे नुकसान थे। ए 2 कमरे आन, ठीक है, दुआएं बिल्कुल गिर गए, भी सामान ही पिया बहुत सारा, ठीक है, वो ढह गए। तो बिया उडो सारा एक कमरा जैसे विच इस्तेमाल शुदा कोई तरक्की पर थोड़ा जहा सामान वो भी है, वो भी ढह गए। टाइम यहाँ के लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा हमें कुछ देकर नहीं की, मरियम नवाज साहिबा ने हमसे कोई बातचीत नहीं की। इस सारे उनकी आमद के जो मुंतज़मीन थे, उनमें से एक जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं इस रीजन के और साबिक चेयरमैन हैं यूसी मोर जंगी के जनाब हफीज़ मीरानी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ मीरानी साहब, कल नाड़ी में अनाउंसमेंट हुई स्टेट से कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो यहाँ नहीं रह सकती। भाई असल बात यह है कि सिक्योरिटी के हवाले से कुछ
जो सिक्योरिटी प्लान मिला वो हमें बड़ी लेट मिला, वो सुबह मिला। और सिक्योरिटी वाले भी खुद मेरे ख्याल में नहीं कि क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट थी इसलिए वो कुछ ऐं बैशें कर रहे थे, इसलिए सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम था, इसलिए मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा दोनों जगह पे आई, उन्होंने अपनी हाज़िरी लगाई और इमदाद के हवाले से इसलिए उसने वहाँ ऐलान नहीं किया कि उसने कहा कि मैं झूठा ऐलान नहीं करती, मैं सच्चे बाप की बेटी हूँ, मैं सच्ची बात करूँगी। आज मैं खुद 2000 पैकेट आए हैं हमारी पार्टी के हवाले से, मैं खुद आज तकसीम करके आया हूँ, उसी जगह पे अभी क्लिप भी साथ चल रहे हैं। जी अच्छा, एक छोटी सी बात है, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा खींचातानी है, लोग बहुत बेहंगम हैं। जब जब ट्रक आता है, जब कोई आता है, वहाँ पे हंगामा पड़ जाता है और असल मुतासरीन रह जाते हैं। जिम्मेदारी आप लोगों की क्या बनती है? लोकल गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन आपकी लोकल बॉडीज़ का मुझे इत्तेहाद भी नज़र नहीं आ रहा इस आफत में। असल मसला ये है कि यहाँ लोकल बॉडीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराने थे, वो इलेक्शन भी नहीं हुए, पता नहीं ये क्यों डर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर अब भी जो साबिक उम्मीदवार हैं या साबिक काउंसलर हैं, जो साबिक चेयरमैन हैं, अगर उनके थ्रू इमदाद तकसीम की जाए तो हर मुस्तहक आदमी को मिलेगी। अगर ऐसे करते रहेंगे तो फिर नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया हाफिज़ मीरानी साहब, ये हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। इरशाद साहब, ये आपका इलाका जनूबी पंजाब, हम यहाँ पर मौजूद हैं आज तौसा में। पिछले 3-4 दिनों से हमें सरदार उस्मान बुज़दार साहब तो नज़र नहीं आए, हम मुसलसल मुख्तलिफ बस्तियों में जा रहे हैं। दीगर जो क़यादत है, मरियम नवाज साहिबा कल यहाँ पर आई थी, मोहसिन लगारी साहब उनके साथ मौजूद थे, अवैस लगारी साहब, और बाकी लोग भी हमें अवामी नुमाइंदे तो नज़र नहीं आ रहे हैं। रेतरा के इलाके में आज हम गए हैं, टिब्बी केसरानी में हम गए हैं और मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में मरियम नवाज साहिबा यहाँ आईं। इससे पहले जो उनकी आमद के मुंतज़मीन थे और जलसों के मुंतज़मीन थे, उनसे बात हुई। उनका यह कहना है कि पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी प्लान बहुत लेट दिया और सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं हम फराहम कर सके, इसलिए उनको जाना पड़ा। आप क्या समझते हैं? लोग यहाँ शिकवा भी कर रहे हैं, वो आती तो कुछ देकर भी जाती। मरियम नवाज साहिबा का यहाँ आ जाना और उन्होंने पहल की बाकी जो सफ़े अव्वल के लीडरान हैं उनके मुकाबले में, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? और उनका बिना बात किए चले जाना, आप क्या समझते हैं कि इससे सियासी तौर पर क्या असर पड़ेगा मुस्लिम लीग नून पर? देखिए, अब ये उन्होंने उनके मुंतज़मीन ने क्या फ़ैसला किया, सिक्योरिटी प्लान क्या था, वो वहाँ गई, अगर इतना लाहौर से एक लंबा सफ़र करके अगर वहाँ गई हैं तो उन्हें ज़ाहिर बात है वहाँ रुकना भी चाहिए था। इतना टाइम तो देना चाहिए था कि वहाँ जो 150-500 लोग इकट्ठे हैं वो उनकी बात सुनती, फिर ख़ुद अपनी बात करती, उनकी हौसला अफजाई करती, उनके ज़ख्मों पर कम से कम लफ्ज़ों का मरहम रखती। तो अब मालूम नहीं कि क्या वजूहात होंगी, सिक्योरिटी के मसाइल होंगे या कुछ मिसमैनेजमेंट होगी, क्या होगी। लेकिन जो मुझे वहाँ से इतलात मिल रही हैं कि वो ये है कि ख़ासी लोगों को मायूसी हुई बजाय इसके कि वो मुतमईन होते या खुश होते। तो ये तो जवाब मुस्लिम लीग के जो मकामी लीडर हैं या जिन्होंने उनका प्रोग्राम प्लान किया था लाहौर में, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो बताएं अपने हल्का अहबाब को भी, अपने कारकुनों को भी और मीडिया को भी कि क्या वजह हुई कि वो बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए गई और किसी से बात भी नहीं कर पाई। तो ये तो वही कह सकती हैं। लेकिन ये जो जिस नौइयत का ये सैलाब है और जिस नौइयत की आफत है, इसमें ज़रूरत सबसे ज़्यादा ये है कि दौरे हों ना हों। अव्वल तो दौरे होने चाहिए और बामकसद दौरे होने चाहिए, लेकिन बुनियादी चीज़ ये है कि लोगों के मसाइल हल हों और उसके साथ ही साथ माजी में जो हमसे गलतियाँ हुई हैं उनका इजाला हो। ये सैलाब आते हैं हर साल, क्यों तबाही मचाते हैं, या हर 5-10 साल के बाद इतनी बड़ी तबाही क्यों मचती है हमारे साहब? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस रीजन के जो बड़े सरदार हैं, जो सियासी घराने हैं, तकरीबन सभी को मेरी उनसे गुफ्तगू हुई और सबका एक ही मौक़िफ़ है, इत्तफ़ाक़ है कि बड़ी अब नॉर्मल बारिशें हुई हैं। लेकिन इरशाद साहब, एक और बड़ा अहम मामला है। अब ये तौसा में हम मौजूद हैं, यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू तो कर लिया गया, कुछ लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जा रहा है जो दरियाए सिंध वाली साइड है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने दिखाया भी, हम उधर मौजूद थे।
अब दूसरा मसला रिलीफ का है। राशन बड़ी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद है, यहाँ लोगों की डिमांड अब रिहेबिलिटेशन है, लेकिन लोकल बॉडी ना होने की वजह से और जो साबिक चेयरमैन या काउंसलर या लोकल बॉडी के जो सियासतदान हैं उनका समाजी लिहाज से आपस में इस आफत के दौर में भी इत्तफाक ना होने की वजह से इमदाद उन तक नहीं पहुँच रही जो डिज़र्व कर रहे हैं। आप इस रीजन की सियासत को समझते हैं, क्या पहले भी यहाँ सियासत ऐसे थी कि कोई मुश्किल आती थी तो लोग अपनी सियासत को ही फोकस करते थे, या ये रीत अब जन्म ले चुकी है? नहीं, ये सियासत जहाँ भी होगी उसमें फिर तफरीक भी होगी, उसमें तासुब भी होगा, उसमें ये भी इम्तियाज़ भी होगा, किसी को देंगे अपनी मर्ज़ी के लोगों को देंगे और जो मुखालिफिन हैं उनको नहीं देंगे, क्योंकि उसमें भी पॉइंट स्कोरिंग हो रही होती है। कोशिश ये हो रही होती है कि जो रिलीफ प्रोग्राम है उसके ज़रिए भी हम अपने वोट पक्के कर लें। ये तो बिल्कुल होगा। बुनियादी चीज़ ये है कि ये मसला हमेशा के लिए हल करना है या सिर्फ़ इस दफ़ा जो आफत आ गई है, मुसीबत पड़ गई है, उसको गले से उतारना है और आइंदा के लिए मामलात, क्योंकि इस वक्त रिलीफ ज़रूरी है, रिहेबिलिटेशन ज़रूरी है, लेकिन अगर रिहेबिलिटेशन जो है, बहाली है, वो साइंटिफिक बुनियादों पर ना हुई तो फिर ये ख़तरा फिर भी मौजूद रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि 2010 में जब तबाहकुन सैलाब आया था तो उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने एक जुडिशल ट्रिब्यूनल बनाया था इंक्वायरी के लिए। सैयद मंसूर अली शाह साहब उसके सरबराह थे। उन्होंने कुछ तजावीज़ दी थी, कुछ सिफारिशात की थी ताकि आइंदा अगर फ्लड आए, अगर इतने वसी पैमाने पर बारिशें हों तो दोबारा तबाही ना हो। उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो फितरी रास्ते हैं पानी के, पहाड़ों से आने वाले पानी के और दरियाओं के जो रास्ते हैं कुदरती, जहाँ से गुज़र के उन्होंने जाना होता है, जो बेट का इलाका होता है, जो बेल्ट होती है, वहाँ तामीरात नहीं होने चाहिए। होता ये है कि पहले अंग्रेज़ के ज़माने में ये इलाके, बेट के इलाके अक्सर तो खाली रखे जाते थे, लेकिन जहाँ खेती बाड़ी होती थी वहाँ मकान बनाने की इजाज़त नहीं होती थी। लोगों को ये था कि आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, रहेंगे दूर उन इलाकों में जहाँ पानी नहीं पहुँच सकता, लेकिन बस्तियाँ बन जाती हैं। फिर बड़ी ज़मींदार, ताकतवर जागीरदार लोग जो हैं अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए पुख्ता बंद बांध लेते हैं और वो रास्ता जो होता है कुदरती वो रोक दिया जाता है। जब आप हर शख्स, हर ताकतवर जो है अपने इलाके में अपनी मर्ज़ी का बंद बांधेगा और जो कुदरती रास्ते हैं उनको रोक लेगा, तो जब पानी आएगा तो ज़ाहिर बात है फिर उस बंद से टकराने के बाद वो उन एरियाज़ में फैलेगा जहाँ उसको मौका मिलेगा, जहाँ उसको आसानी होगी पानी को फैलने में, और वो फिर बस्तियाँ जो हैं तबाह होंगी और जो नॉर्मल फ़्लो होता है वो रुक जाएगा और वो शहर या कस्बे जो भी आएंगे वो उनको तबाह करता चला जाएगा। ये रोकथाम की कोशिश नहीं हुई, इसी वजह से जो इलाके पिछली दफ़ा तबाह हुए थे इस दफ़ा फिर वही हुए हैं, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। ये हमने नहीं किया। फिर जो जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें कुछ लोगों को, एक सेक्रेटरी इरिगेशन थे, कोई चीफ इंजीनियर थे, उनको सज़ा कहा गया था कि इनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल इंक्वायरी होनी चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए कि इनकी कोताही की वजह से हुआ। लेकिन बाद में हमने देखा कि वो लोग प्रमोट हो गए और ये भी नहीं हुआ। कच्चे के इलाकों की जो अफादियत है वो अपनी जगह पे है, लेकिन कच्चे के इलाकों को इस्तेमाल किस तरह से करना है वो किसी ने नहीं किया। तो इसलिए बहाली अगर साइंटिफिक बुनियादों पर नहीं हुई और फिर उन्हीं इलाकों में बहाली का काम शुरू हो गया, वहाँ ही मकानात बना दिए गए, वही बेढंगी जो मनसूबाबंदी है वही चलती रही, तो ये तो हम बार बार इन सानहात से जो है हमें गुज़रना पड़ेगा और नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर जो बहाली का मामला है इसमें भी कोशिश ये की जाए, मेरी तजवीज़ ये होगी कि सरकारी महकमों को कम से कम इन्वॉल्व किया जाए। ये बाएतमाद इदारे जो प्राइवेट हैं उनकी खिदमत हासिल की, जिस तरह अखुवत है, अलखिदमत फाउंडेशन है, अलमुस्तफ़ा फाउंडेशन है, इस तरह के कई और इदारे हैं, उनकी खिदमत हासिल की जाएँ कि वो ये काम करें एक खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ, खुदा तरसी के जज्बे से, अल्लाह के खौफ के साथ, क्योंकि सरकारी महकमे जो होते हैं उसमें फिर वो
कमीशन और उसमें जो नाकिस माल की सप्लाई और सारे काम होते हैं और पैसा खाया ज़्यादा जाता है, लगाया कम जाता है। तो मेरा ख्याल है रिहेबिलिटेशन में गवर्नमेंट को अब जी कड़ा करके ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि जो लोग खौफ खुदा के तहत खिदमत खल के जज्बे से अवाम की अज़ खुद खिदमत कर रहे हैं, अवाम के एहतियात से कर रहे हैं, बहाली के काम में भी उनको मुलव्वस और उनको शरीक किया जाए। अच्छा इरशाद साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बहाली की है। अगर मैं ये जो जनूबी पंजाब का रीजन है इस सारे की बात करूं, तौसा वो तहसील है जहां पे अब बहाली के मरहले का आगाज़ हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग रेस्क्यू भी हो चुके हैं, लोगों के पास राशन भी बड़ी मिक़दार में है। बाकी जो फाजिलपुर है, राजनपुर है, वो सबसे ज़्यादा मुतासर है। वहाँ पे अभी रिलीफ़ का अमल उसकी ज़रूरत है, और इसी तरह रुझान के भी कुछ इलाके हैं जहाँ रिलीफ़ की ज़रूरत है। लेकिन ये तोसा और रुझान में बड़े पैमाने पे अब बहाली की ज़रूरत है। जो तामीरात हैं, एक बॉडी बनी थी एरा, उसने जो ज़लज़ला ज़दा इलाका था उसमें स्ट्रक्चर बदल दिया था, लोगों को गाइड किया था, और वो जो रिहेबिलिटेशन के पैसे आते थे वो उस वक्त तक नहीं देते थे जब तक मुताल्लिका इंजीनियर उस स्ट्रक्चर को अप्रूव नहीं कर देता था, वरना लोग पैसे लेकर नाकिस कंस्ट्रक्शन करते थे। उसके बाद एक रिवायत बन गई उस इलाके में कि अब कंस्ट्रक्शन मयारी होती है, और उसके बाद से भी ज़लज़ले आते हैं। अब ये सैलाब ज़दा इलाका है, आज भी हम दरियाए सिंध पे से 6 लाख क्यूसिक का रैला वहाँ से गुजर रहा है। आज जो मकाम मज़ाफ़ाती इलाके उनमें पानी आ चुका है। तो इसमें आपकी तरफ से आप क्या समझते हैं, रिहेबिलिटेशन में, तामीरात के शोबे में किस तरह की खिदमात हासिल करनी चाहिए, और इस इलाके का कल्चर क्या है? क्या हुकूमत अगर कोई गाइडलाइंस देती है तो ये लोग मानेंगे? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं मानेंगे। पहली बात तो ये है कि जब भी ये प्लान बनाया जाए उसमें महंगा स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लोगों का एक सवाल और भी है। यहाँ के अवामी नुमाइंदे तौसा के, मतलब जो इलेक्टेड लोग थे, उनके बाकी जो वर्कर्स हैं, भाई हैं, ख़ानदान है, कबीले हैं, वो तो काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, सरदार उस्मान बुज़दार यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, और जब हम उनके हलके के लोगों से बात करते हैं वो किसी हद तक जाकर इमरान खान पे तो तनकीद कर लेते हैं, लेकिन उस्मान बुज़दार पे वो तनकीद नहीं करते। उस्मान बुज़दार साहब का इस आफत के माहौल में हलके में मौजूद ना होना क्या उनके लिए सियासी एतबार से नुकसानदेह होगा, या आप समझते हैं कि बुज़दार साहब लोगों की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सके कि अब वो हलके में लोगों को मुंह नहीं दिखा रहे? अब ऐसा, मैं तो लाहौर में बैठा हुआ है, अगर लोग अब भी उनके ख़िलाफ़ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उस्मान बुज़दार साहब काबिल दाद हैं। इसका मतलब ये है कि उनके भाई, उनके रिश्तेदार, उनके कारकुन जो हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं और लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर रहे हैं। तो इसलिए इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कहना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन जिस बात की तरफ हम जो बात मैं पहले कर रहा था कि जो मकानात बनाए जाएं उसमें मवेशियों के, क्योंकि हर शख्स यहाँ कोई ना कोई भेड़, बकरी, गाय, भैंस रखता है और वो उनकी आमदनी का ज़रिया भी होती है, तो इसलिए उसको भी रखा जाए। अच्छा, एक बात मैं इम्पॉर्टेंट कहना चाहता हूँ जो हमारा मीडिया नज़रअंदाज कर रहा है कि इस इलाके में, यानी तौसा हो या जामपुर हो या राजनपुर हो या रुझान हो, इस इलाके में सिर्फ इंसानों को इमदाद की ज़रूरत नहीं है, रिलीफ़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जानवरों के लिए भी चारे की ज़रूरत है, वो खल बनोला की ज़रूरत है, बाकी जो जानवरों की ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी भी ज़रूरी हैं। तो जो रिलीफ़ प्रोग्राम चल रहा है, जो इदारे काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि उन जानवरों की खुराक का भी हमें ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ जो है, ज़ाहिर बात है पानी है हर तरफ, तो वहाँ गैस तो है नहीं, तो वहाँ जो मिट्टी के तेल के चूल्हे भी लोगों की ज़रूरत हैं ताकि वो खाना वाना पका सकें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। हम यहाँ से आपको ये बता रहे हैं, फील्ड में हम इस वक्त भी मौजूद हैं। ये इरशाद साहब ने भी जिन निकात की निशानदेही की, यहाँ ज़रूरत है, और जो लोग आना चाह रहे हैं, मुखय्यर हज़रात या फाउंडेशंस या फलाही इदारे, वो यहाँ पे पहले होमवर्क करके आएँ। मकामी जो सहाफ़ी हैं, मकामी जो सियासतदान हैं, मकामी उनके जानने वाले हैं, उनसे पूछें। हर इलाके की ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं, और जानवरों को वाक़ई लिम्प स्किन की बीमारी ने बहुत लपेट रखा है। 92 न्यूज़ एक्सक्लूसिवली सैलाब-ज़दगान के साथ है, हम आपको कवरेज कर रहे हैं। किसी और मकाम से आने वाले प्रोग्राम में आपको अपडेट करेंगे। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।